अपनू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। बद्रीनाथ में भू बैंकुट धाम श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। आपको बता दें कि विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किए। वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ मंदिर की तो पूरे परिसर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य रावल वीसी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह मंदिर के कपाट खोलकर विधिवत पूजन करते हुए सभी के मंगलमय की प्रार्थना की। सैलाब देख करके मन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के अंदर बाहर जयकारे के नारे लग रहे हैं। लोग प्रभात में लगभग 2:30 बजे से और सुदूर लाइन पे लगे हुए हैं और सिस्टम से भीतर दर्शन चल रहे हैं। भगवान की मूर्ति घी में सरसत देखी हमने, भगवान के अखंड दीप जलता हुआ देखा हमने और तत्पश्चात यात्रियों को दर्शन करते हुए संतुष्ट होते बाहर आते हुए देख रहे हैं। मन प्रसन्न है। 2 साल तक मंदिर में कोई आ नहीं पाया, बिल्कुल रोक थी, लेकिन इस वर्ष मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। डिस्टेंसिंग समाप्त हुई है। लोग मिल करके परिवार से दर्शन करने आ रहे हैं और माहौल बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। बहुत ही हर्ष और खुशी का पल है। 2 साल से जो कोरोना संकट के कारण पूरा एक किस्म से सिस्टम रुका हुआ सा था, इस बार आप देख रहे हैं जब चारों धामों के कपाट खुले हैं, चाहे यमुनोत्री में हो, चाहे गंगोत्री में हो, चाहे केदारनाथ में हो, और आज यही दिव्य और भव्य नज़ारा हमें इस भू बैकुंठ बद्रीनाथपुरी में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं लोग हैं और लोगों में एक बहुत हर्ष और उल्लास है। सभी चाहते हैं कि अब सब जो भी जो पुराने संकट रहे सब खत्म हो और अब सभी सुखी रहे और पूरे विश्व में सुख शांति रहे, भारत विश्व गुरु बने, समृद्ध राष्ट्र बने, ऐसी मंगल भावना के साथ सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। कोरोना काल के बाद से आज भगवान जी के दर्शन हुए हैं साक्षात नारायण के भू बैकुंठ धाम में। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है और इतना अच्छा माहौल है। बद्रीनारायण के जयकारे अंदर बाहर लग रहे, देश विदेश से बहुत सारे यात्री आए हुए हैं और कोरोना काल के बाद से आज लग रहा पूरा विश्व भू बैकुंठ धाम में यहाँ सारा पूरा विश्व यहाँ पधरा हुआ है और बद्रीनारायण भगवान की कृपा सबको होनी चाहिए, मेरी यही आशा है और भगवान से बद्रीनाथ की प्रार्थना करती हूँ पूरा विश्व कोरोना से मुक्त हो, सबके घर में सुख शांति हो। बद्रीनाथ भगवान की देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है। पर्यटन विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि चारधाम में आने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी दी गई और बाहर से आने वालों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर पर्यटन विभाग ने कंट्रोल रूम बनाए हैं। देखिए, चारधाम की जो यात्रा चलती है 2013 के बाद से जब हम लोग आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो ये यात्रा निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। और 2013 की जो आपदा आई थी उसके बाद जो है राज्य सरकार ने ये सबब लिया था कि हम लोगों को चाहिए कि यात्रा व्यवस्थित हो, सुनियोजित हो और सुरक्षित हो, और उसके लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग नोडल विभाग के रूप में इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पर्यटन विभाग का ये काम रहता है कि जो भी सेवाएं दी जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, सड़क हो, पानी हो, एसडीआरएफ से मिलने वाली जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्टेशन से मिलने वाली वाहनों की सुविधा हो, ये सभी चीज़ों को एक कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है और सभी को एक तरीके से एक यूनिट के रूप में काम करने की आवश्यकता है। उसको एक सूत्र में बांधने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विविध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में मीडिया से बात की, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि चारधाम यात्रा के पहले दिन यहां ज्यादा पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं। हमने सभी तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं कर रखी है उससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार की कोशिश है कि यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। 2 सालों के बाद यात्रा प्रारंभ हो रही है और यात्रा में जो संख्या है उस संख्या के लिहाज से यात्रा बहुत ऐतिहासिक हो रही है। पहले दिन ही जो है जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा यात्री यहाँ आ गए हैं, ज़्यादा श्रद्धालु आ गए हैं, ज़्यादा पर्यटक आ गए हैं
हमारा सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सभी की यात्रा सरल हो, सुरक्षित हो, सभी लोग सुरक्षित आएं, सुरक्षित जाएं, आसानी से आएं, आसानी से जाएं, उनको किसी प्रकार की परेशानी में सामना न करना पड़े, उसको लेकर हम लोग लगातार व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी और भी कोई व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी तो हम कहेंगे। और दूसरा, मैं श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से भी कहना चाहूँगा कि जब तक उनके वहाँ पर ठीक प्रकार से उनका कांटेक्ट करके रहने की व्यवस्था न हो, वहाँ पर दर्शन की व्यवस्था न हो, तो अपने आगे की यात्रा तभी करें जब ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अन्यथा वहाँ पर जाकर लोगों को रात में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाबा केदारनाथ जी हो या हमारा बद्रीनाथ जी हो, चारों धामों में वहाँ पर अभी टेम्परेचर रात को काफ़ी नीचे चला जाता है, जिसके कारण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार भी अपनी तरफ से व्यवस्था बना रही है और मैं सभी श्रद्धालु पर्यटकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो यात्रा में आएं और अच्छे दर्शन करें, अच्छे फल प्राप्त करें, लेकिन थोड़ा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का भी जो है सभी के साथ मिलकर जो है व्यवस्था। उत्तराखंड के रामगढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय विश्वविद्यालय के भूमि पूजन में भाग लिया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्य बनेगा। वहीं नैनीताल में आयोजित रविंद्रनाथ टैगोर जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की। तो साथ ही उन्होंने कहा कि वे महान विभूति थे जिन्होंने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रगान रचा। हम उन्हें सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्घोष के रूप में जानते हैं। तो रामगढ़ का क्षेत्र हो, आसपास का क्षेत्र हो, ये तो वैसे भी हमारा पर्यटन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ये उद्यान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 2 लाख से भी ज्यादा सेब के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर अलग प्रकार का एक मॉडल बनाया जा रहा है और निश्चित रूप से जिस हम उत्तराखंड की कल्पना कर रहे हैं, जिसकी परिकल्पना कर रहे हैं, तो हमारा ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो या उद्यान का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र से हमारा उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। उसके लिए हम सभी लोगों को काम करना है। हम सभी लोगों को 20वें वर्ष में जब प्रवेश करें या 25 साल का हम अपने राज्य का रजत जयंती वर्ष मनाएं, तो उस समय हमारा राज्य हर दृष्टि से हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य है, जिसकी कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की और लगातार वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्षेत्र है, कैसे हमारे आर्थिकी के मॉडल इस फल फूल आधारित हो, उसके लिए इस परिसर की विशिष्ट भूमिका होगी। जो परिसर समस्या रखी है यहाँ पर, उन सभी समस्याओं को, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा पर्यटन के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में आगे आए, उसके लिए जो भी हरसंभव प्रयास होगा, हम इन्हीं को आधारित मानकर, हम गाँव को एक मॉडल मानकर, गाँव को सशक्त बनाने पर, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने पर हमारी सरकार निश्चित रूप से नए अनुसंधान कर रही है। मैं आपको बताऊं कि हमारा राज्य कैसे आदर्श राज्य बनेगा, कैसे हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, कैसे हमारा नंबर 1 होगा, कैसे हम सबसे आगे जाएंगे, कैसे हम हिमालय होने के कारण से कैसे हम सबका नेतृत्व भी करें। तो उसके लिए हमने बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला प्रारंभ की है और उस बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला के माध्यम से हमने सारे देश के जो हमारे प्रमुख वैज्ञानिक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जिनका एक अपना विशिष्ट अनुभव है, जिन्होंने अनेकों क्षेत्रों में काम किया है, उन सभी को हमने इस विचारों की श्रृंखला में सम्मिलित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हर की पैड़ी पर श्री गंगा सभा द्वारा गंगा सप्तमी के मौके पर आयोजित गंगा मैया जन्मोत्सव में प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए देश प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि भारत में गंगा जन्मोत्सव वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाया जाता है। कोरोना काल के 2 साल के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। 2013 में आई आपदा के बाद चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का प्रदेश सरकार की ओर से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। चारधाम दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों ने उत्तराखंड यात्री पोर्टल पर लोगों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद अब बद्रीनाथ और केदारनाथ के भी कपाट खोल दिए गए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यात्रियों के बेहतर सुविधा के लिए वाहनों को ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो।
सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को इसके लिए यात्रियों चारधाम यात्रा में आ रहे हैं उसको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। इस ग्रीन कार्ड के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार जो है नारसन चेक पोस्ट पे बाहर से आने वाले वाहनों और यहाँ के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ऑफिसों में बहुत अधिक भीड़ लग जाती थी। इसके लिए यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है, जो भी बाहर से आने वाला वाहन चाहे तो यहाँ पर अपना ग्रीन कार्ड बना सकता है। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन आदमी अप्लाई कर सकते हैं। वो ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन फ़ीस जमा करें तथा हमारे यहाँ पर काउंटर में आके अपना वाहन को चेक करवाएं और ग्रीन कार्ड इश्यू करवा लें। इसके अलावा उन्हें यात्रियों का पंजीयन कराना होगा। पंजीयन कराने के पश्चात उन्हें अपना ट्रिप कार्ड इश्यू करवाना होगा और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था भी ऑनलाइन और निःशुल्क है। ट्रिप कार्ड आदमी जारी करे, उसके बाद वो अपने यात्रा चारधाम यात्रा के लिए आया था। यहाँ से जो उत्तराखंड का पहला पोस्ट पड़ता है, यहाँ पे मैंने अपने कागजी ग्रीन कार्ड बनवाया। यहाँ अधिकारी जितने हैं सारे अच्छे हैं, बड़े प्यार से काम हुआ, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। मैं चारधाम यात्रा पे जा रहा हूँ। भाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुनीता टम्टा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान सुनीता टम्टा ने पार्टी को मजबूत करने की बात कही। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने शनिवार को प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए भाजपुर की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनीता टम्टा को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो साथ ही सुनीता टम्टा को उधम सिंह नगर जिले का प्रभारी घोषित किया है। सुनीता टम्टा ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी उस पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मुझे, मैं पूरी निष्ठा कर्तव्य से पार्टी के लिए पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करूंगी और जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं मिलकर पार्टी को एक नई दिशा के रूप में ले जाते हुए आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसी पे जो है वो रणनीति चल रही है और आने वाले टाइम में सारी जितनी भी कार्यकारिणी है उसका गठन होगा और बहुत मजबूती से जो है सभी कार्यकर्ता मिलके आम आदमी। अपनों उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद अपनों उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चंपावत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां कांग्रेस ने हेमेश खरखवाल के बजाय निर्मला गहतोड़ी को पार्टी प्रत्याशी बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी नेता शादाब शम्स का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, इसीलिए हेमेश खरखवाल को टिकट ना देकर निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन कांग्रेस ने चंपावत सीट पर पहली बार किसी महिला प्रत्याशी को टिकट देकर सबको चौंका दिया, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस के नेता कमजोर हैं ये तो सब जानते थे, लेकिन इतने कमजोर हो जाएंगे वो तमाम महारथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे हम उपचुनाव में ताकत दिखाएंगे, दम दिखाएंगे। एक महिला प्रत्याशी के पल्लू के पीछे छुप गए सारे कांग्रेसी। इतनी कमज़ोर कांग्रेस हो सकती थी ये तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था। ये तो बिल्कुल क्लियर वॉक ओवर है और हम ये कह सकते हैं कि बलि का बकरा बनने की भी हिम्मत किसी को नहीं हुई। वो बलि की बकरी बनाकर एक महिला हमारी बहन को आगे किया है, क्योंकि किसी का पुरुष का मुकाबला करने का कांग्रेस में दम नहीं बचा है, इसलिए मैं हमारी बहन को आगे किया है। और हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कांग्रेस अपने सबसे बुरे वक्त। चंपावत के उपचुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से एक बहुत ही कमज़ोर निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी उतारी, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने इस चुनाव से पहले अपनी हार मान ली। और जब ये सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस ने कमज़ोर प्रत्याशी क्यों उतारा है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अब कांग्रेस खुद ही कमज़ोर हो गई है, उसका नेतृत्व कमज़ोर है, उनके पास न नेता हैं न कार्यकर्ता हैं। और इस कारण आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो उनके लोग घबरा रहे हैं चुनाव लड़ने से भी। हेमेश खरखवाल जो वहीं के अभी चुनाव हारे हैं कुछ दिनों पहले, जो उम्मीदवार थे, पहले विधायक रह चुके हैं, अपेक्षाकृत तो मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे थे, उनका ना उतरना, अपने को मुख्यमंत्री के लिए सबसे लोकप्रिय नेता कहने वाले हरीश रावत जी
जब भी लाल कुआं हारे हैं, उनके सामने एक अवसर था कि वो चंपावत से हराकर और साबित करते कि कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति जनता की आस्था है। लेकिन ये सब लोग भाग खड़े हुए मैदान छोड़ करके और एक नॉन चेहरे को लेकर आए हैं, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले और वो जो है कि कांग्रेस पहले ही छोड़ चुके हैं। ऐसा कोई मुख्य धारा में कांग्रेस के लिए वो कभी काम नहीं करते थे। हिमेश करकवाल जब लड़ते थे उनका विरोध करते थे। आज जाके ऑफिशियली भाजपा में चले गए, ये कहना चाहता हूँ आपसे। वो पहले से बीजेपी के लिए काम करते हैं, आज ऑफिशियली चले गए। कोई इससे ज़्यादा फायदा होगा कांग्रेस। अच्छा सर, जो चंपावत में अपना कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस ने, निर्मला कैथोड़ी, उनके सामने ऐसा माना जा रहा है कि हिमेश करकवाल मजबूत कैंडिडेट थे। ऐसा सर क्या समीकरण रहा? कौन मान रहा है इस बात? कौन मान रहा है? भाजपा। अगर भाजपा हिमेश करकवाल को मजबूत मान रही थी तो वो कांग्रेस का डिसीजन है ना, वो अपने हित के लिए मान रही होगी, अपने लिए मजबूत मान रही होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए निर्मला कैथोड़ी मजबूत कैंडिडेट है। पार्टी ने सोच समझ कर टिकट दिया और इसका चुनाव में आपको दिखाई देगा। चंपावत उपचुनाव में मजबूत प्रत्याशी का विकल्प होते हुए भी कांग्रेस द्वारा कमजोर प्रत्याशी उतारना, ये एक बार फिर से साबित करता है कि कांग्रेस एक बार फिर से मित्र विपक्ष की भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके और ऐसे प्रत्याशी का चयन करना, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से इस उपचुनाव में वॉकओवर देने का मन बना चुकी है, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए कि हम भी विपक्ष में हैं। ये चुनाव कांग्रेस के द्वारा लड़ा जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें यूकेडी नेता शिवप्रसाद सेमवाल ने परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में उत्तराखंड के साथ छल किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिवप्रसाद सेमवाल और मुख्य प्रवक्ता सुनील ध्यानी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि परिसंपत्तियों का बंटवारा भेदभावपूर्ण है, जिसमें यूपी उत्तराखंड के साथ नाइंसाफी कर रहा है। जहाँ तक बात है, भुनाना तो हर कोई अपना स्वार्थ होगा जिसका वही दल भुनाते हैं। उत्तराखंड तो क्रांति दल का ये मुद्दा भुनाने का मुद्दा नहीं है। उनका तो ये मुद्दा उनके हक हकूक को छीने जाने का मुद्दा है, जिसकी लड़ाई हम लोग, जितने संसाधन हमारे पास है, जितनी सामर्थ्य हमारे पास है, जितनी शक्ति हमारे पास है, हम लोग यथाशक्ति यथा सामर्थ्य इसका विरोध करते रहे हैं, जिसमें मीडिया ने भी हमेशा हमारा साथ दिया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी मीडिया इसी तरीके से हमारा साथ देगा। और जब भी ये मुद्दा जन आंदोलन बना करके, चाहे हम लोग इसे सड़कों पे उठाएं, सदन में उठाएं, किसी भी तरीके से उठाएं, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इसी तरीके से हमारा साथ दीजिए, ताकि उत्तराखंड के जो हित हैं वो संरक्षित रह सके। अगर उत्तराखंड के हित ही सुरक्षित नहीं रहने तो फिर इस राज्य को बनाने का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भ्रमण के दौरान रविवार को खटीमा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं सीएम धामी ने सबका आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव में 31 मई को मतदान होना है, तो साथ ही नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में चंपावत विधानसभा सीट से 9 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराने चंपावत पहुंचेंगे। इसी के तहत सीएम धामी खटीमा पहुंचे। मैं हमेशा से जो है सवेरे पहले प्रातःकाल मंदिर जाता हूँ। हमारे पूर्णागिरी मैया का मंदिर है, वहाँ दर्शन करूँगा। उसके बाद सभी का आशीर्वाद लेते हुए पर्चा दाखिल करूँगा। और क्षेत्र कोई मेरे लिए नया नहीं है, मैं इसी क्षेत्र में पला हूँ, बड़ा हूँ, खेला हूँ। तो क्षेत्र में जा रहा हूँ, सभी लोगों से बाई रोड यहाँ से मिलता हुआ जाऊँगा और लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा हो, बाई रोड करूँगा, लोगों से मिलूंगा भी, उनका आशीर्वाद भी लूँगा, सबका समर्थन मांगूंगा, आशीर्वाद मांगूंगा। उनके बीच में सेवा के लिए आया हूँ और तैयार हूँ सेवा करने के। मैंने से अनुरोध किया है कि कोई भी ऐसा काम न करें। और चुनाव में हार जीत कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लोकतंत्र है और इसमें जो जनता का जनादेश है वो हमारे सिर माथे पर है। और इस क्षेत्र में चूँकि ये मेरा धर्म क्षेत्र रहा है, मैं लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधि रहा हूँ, सभी कामों को यहाँ पर शुरू किया है। चाहे आज हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, अस्पताल हो, यहाँ पर स्टेडियम हो, यहाँ पर हमारा बाईपास हो, रोडवेज का बस अड्डा हो, या यहाँ सौंदर्यीकरण का काम हो, CST कैंटीन हो, मिलिट्री के लिए यहाँ पर बनने वाले घाट हैं, यहाँ पर बनने वाली हॉट मिक्स सड़कें हैं, सभी आगे बढ़ेंगी, सभी पर काम होगा, कोई काम यहाँ का रुकेगा नहीं। और चुनाव हार जीत अपनी जगह पर, विकास के काम अनवरत रूप से चलते रहेंगे। और खटीमा जैसे हमारा पहले से एक सपना था कि आदर्श खटीमा बने, नंबर 1 का खटीमा बने, उसके लिए आगे काम किया जाए।
काशीपुर में पंडित नारायण दत्त तिवारी की प्रतिमा लगाए जाने की मांग करते हुए पूर्व सांसद सत्येंद्र चंद्र गुड़िया के परिजनों ने नगर निगम महापौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गुड़िया परिवार ने कहा कि पंडित नारायण दत्त तिवारी हमारे परिवार के संरक्षक थे। काशीपुर और संपूर्ण उत्तराखंड यूपी के सर्वांगीण विकास में नारायण दत्त तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बावजूद भी उनके निधन के 4 वर्ष के बाद भी क्षेत्र में उनके नाम पर किसी सरकारी संस्थान या उनकी प्रतिमा को लगाने के विषय में नहीं सोचा गया, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी लोग जानते हैं, हम उस महान विभूति की प्रतिमा शहर में किसी भी स्थान पर लगाने की मांग को लेकर यहाँ मेयर मैडम के पास आए हैं। समस्त गुड़िया परिवार, जैसा कि सभी जानते हैं कि स्वर्गीय तिवारी जी और स्वर्गीय गुड़िया जी के मध्य कितना आत्मीय संबंध थे और स्वर्गीय तिवारी जी हमारे परिवार के बुजुर्ग थे, हमारे संरक्षक थे, हमारे मुखिया थे। तो इसी नाते आज हम ये मांग नगर निगम में मैडम के पास रखने आए हैं कि काशीपुर शहर में उनकी प्रतिमा कहीं लगवाई जाए और इस तरह से उनके प्रति, उस महान शख्सियत के प्रति श्रद्धांजलि समस्त काशीपुर वासियों और नगर निगम की ओर से उनको दी जाए। सर, इस संदर्भ में किस तरह का आश्वासन है? हाँ, मेयर मैडम ने बिल्कुल इसका हमें आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि वो पूरी तरह से आज से ही प्रयासरत हो जाएंगी, बोर्ड में प्रस्ताव रखेंगी और मुख्यमंत्री जी तक को हमारी बात पहुंचाएंगी। गुड़िया परिवार यहाँ पर आए और उन सभी का एक आग्रह था कि नारायण दत्त तिवारी जी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए, जिसके लिए उन्होंने मुझे आज यहाँ पर आकर स्वयं, जो हमारे गुड़िया परिवार की जो बहुत बड़ी हैं, उन्होंने आकर स्वयं आकर यहाँ पर हमें एक ज्ञापन दिया। तो निश्चित ही आज क्योंकि आप सभी लोग आए हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए आए हैं जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को भी एक नई दिशा दी थी और यूपी सरकार में रहते हुए अनेक पदों को भी सुशोभित किया था। आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनके कार्य, जो कुछ भी उन्होंने अपने उत्तराखंड में किया, उनके कार्य आज भी हमारे बीच में हैं। तो निश्चित ही आज जो मुझसे मांग की गई है उसके विषय में मैं इसमें विचार कर मैं शासन को भी पत्र भेजूंगी और अपने स्तर से यहाँ से जो भी कार्रवाई है उसको भी पूर्ण कर जल्द से जल्द इसमें पूरा प्रयास, क्योंकि आज आप सभी लोग आए हैं एक आशा के साथ, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इस कार्य को जल्द से जल्द मैं इस कार्य को करने में। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंपावत के उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव में प्रत्याशी खड़ा कर एक औपचारिकता निभा रही है, जबकि कांग्रेस चुनाव में कहीं दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत बस एक तरह से हाँ किसी को उतार दिया चुनाव लड़ना है, ऐसा निमित्त मात्र अपना चुनाव लड़ रही है, वो प्रत्यक्ष में दिखाई देगा। उनका अपना कुनबा नहीं संभल पा रहा है। जिस तरह से जोत सिंह जी ने अभी कांग्रेस छोड़ी है, हरीश रावत जी, करण मेहरा जी, बाकी अनन्य जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो जनता के सामने भी है, पूरे प्रदेश के सामने है, पूरे देश के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल सरासर निराधार, कहीं से कहीं दिखाई नहीं देती है और जनता वहाँ धामी जी को जिताने के लिए तैयार बैठी हुई है और चारों ओर से ये सब प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है कि ये सामान्य जो जिस तरह का चुनाव होगा वो एक औपचारिकता मात्र होगी। धामी जी वहाँ से जीत करके प्रचंड बहुमत। मसूरी में एक युवती ने कोतवाली में तहरीर दी है कि युवक ने उसको शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि युवती ने एक युवक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया और जब युवती ने उससे शादी करने को कहा तो युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। यौन शोषण से और बलात्कार से संबंधित अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसके
इसकी विवेचना के दौरान जो इसका अभियुक्त है उसको आज गिरफ्तार किया गया है, जिसको माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है। इस अभियोग की विवेचना, चूंकि इसमें SC/ST की धाराएं भी हैं, इसकी विवेचनाएं और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।